हाँ बच्चों, कहां तक हुआ था? एविडेंस वाला पार्ट पूरा हो गया था। ओके, एक्सपेरिमेंटल पार्ट शुरू करना था ना। चलो लिखेंगे, मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ये अपने सिलेबस में फुल डिटेल है बोर्ड पर। ये एक हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है। डीएनए मॉलिक्यूल में नॉर्मल नाइट्रोजन कौन सी होगी, 14 या 15? ये स्ट्रैंड भी 14 है और ये भी 14 है। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड 14 है तो ऐसा डीएनए क्या कहलाएगा? लाइट। ये एक दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है, एक दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है। इसका एक स्ट्रैंड 14 है और दूसरा 15 है। अगर एक 14 एक 15 होता है तो ऐसा डीएनए क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट। और ये तीसरा डीएनए मॉलिक्यूल है हमारा। इस यहां ये भी 15 है, यहां ये भी 15 है। लाइट, इंटरमीडिएट और हैवी डीएनए, क्या तीनों की डेंसिटी सेम है? क्या तीनों की डेंसिटी वेरी करेगी? लेकिन क्या नेकेड आई से देख के बता सकते हैं? लेकिन क्या डेंसिटी के बेस पर इन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सकता है? अगर इनका डीजीसी करवाया जाता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है, तो क्या तीनों की पोजीशन सेम आएगी या तीनों की पोजीशन वेरी करेगी? क्या पोजीशन देखकर आप बता सकते हो कौन लाइट है, कौन हैवी है, कौन इंटरमीडिएट है? ये क्या होगा? सॉरी, ओके 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 ओके, ये क्या होगा? लाइट, ये और ये। तो क्या हम डीजीसी से पता लगा सकते हैं क्या? डीजीसी बोले तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट। और डीजीसी के लिए कौन सा मीडियम काम लाया जाएगा? सीजियम क्लोराइड। क्या काम लाया जाएगा? अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड 14 है तो वो क्या कहलाएगा? लाइट, इंटरमीडिएट या हैवी? अगर दोनों 15 है तो एक लाइट, एक 14, एक 15 है तो कोई डाउट? इस पैटर्न में से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जहां आपको डायग्राम बेस्ड देख के खुद को पहचानना है कौन लाइट है, कौन इंटरमीडिएट है, कौन हैवी है। पहचान लोगे? ये एक इन्होंने मीडियम लिया। इस मीडियम में इन्होंने नाइट्रोजन का सोर्स लिया N15। क्या सोर्स लिया? इस मीडियम में इन्होंने एक नॉर्मल ई कोलाई को ग्रो कराया। नॉर्मल ई कोलाई, इसका मतलब इसके डीएनए में N14 होगा या N15 होगा? क्या होगा? मीडियम में क्या है? जब भी रेप्लिकेशन होगा, जो नया नाइट्रोजन आएगा वो 14 आएगा, 15 आएगा। इस मीडियम में इन्होंने कई राउंड करवाए रेप्लिकेशन के, 1 राउंड और मैनी राउंड। जब भी नया नाइट्रोजन आएगा वो 14 आएगा या 15 आएगा? जब भी नहीं आएगा वो फाइनली एक इन्होंने ऐसा डीएनए सेलेक्ट किया, ऐसा डीएनए सेलेक्ट किया जिसके दोनों स्टैंड 15 है। दोनों स्टैंड, अगर दोनों स्टैंड 15 है वो डीएनए क्या कहलाएगा? यहां दोनों स्टैंड 15 है या 14 है, ये डीएनए क्या कहलाएगा? नॉर्मली इक्वलाई में कैसा डीएनए होगा? लेकिन उन्होंने कई राउंड से क्या बना लिया? क्या लाइट डीएनए को हैवी डीएनए से इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है? नेकेड आई से करेंगे या डीजीसी से करवाएंगे? नेकेड आई से देख के पता, लेकिन डीजीसी से पता। नेकेड आई से पता, डीजीसी से पता। कोई डाउट? श्योर? लिखेंगे, लिखेंगे। दे ग्रू, दे ग्रू इन नॉर्मल ई कोलाई in the heavy medium.
they grew in normal E. coli, in the heavy, medium, and finally select a DNA molecule both strand of which was N15. Both strand of which was N15. Such DNA is called heavy DNA. Such DNA is called heavy DNA, which can be easily differentiated from light DNA on the basis of its density, which can be easily differentiated from the light DNA on the basis of its density, on the basis of its density. ठीक है, बना लीजिए दोनों। ये वाला केवल आपके समझने के लिए है, यहां से क्वेश्चन फिट होता है, कर लोगे इजली। ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट है, ये तो क्वेश्चन को समझने के लिए है कि आपको टेस्ट ट्यूब दी जाएगी जिसमें आपको देखकर पहचानना है कौन लाइट है, कौन हैवी है और कौन इंटरमीडिएट है। बना दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन। नाउ दे replicate this heavy DNA. Now they replicate this heavy DNA. क्या करे लाला है, थोड़ा स्पीड है ना। Now they replicate this heavy DNA into the light medium. Now they replicate this heavy DNA into the light medium
and after every round of replication, density of the daughter DNA was checked by the DGC. ओके, आइए बोर्ड पर। अब तो बच्चे, ये कौन सा डीएनए है? हैवी है या लाइट है? हैवी डीएनए का कौन से मीडियम में रेप्लिकेट करवा रहे हैं? कितने स्ट्रैंड है यहाँ? क्या ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे क्या? ये जो स्ट्रैंड अलग हुआ है ये 14 है या 15 है? क्या इन पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा क्या? जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कौन सा होगा, 14 या 15? पहले राउंड के बाद कितने डीएनए बन गए? कितने डीएनए बन गए? जब पहले राउंड के बाद इन्होंने डीजीसी करवाया, तो ये देखकर हैरान हो गए कि यहां जो डीजीसी हुआ उसमें लाइट एक भी नहीं आया, इंटरमीडिएट सारे आए और हैवी एक भी नहीं आया। पहले राउंड के बाद कितने डीएनए बने? दो में से कितने लाइट हैं, कितने हैवी हैं, कितने इंटरमीडिएट है ना? इन्होंने लिया कैसा डीएनए? गुड। मीडियम कैसा है? लिया कैसा? मीडियम। आया कैसा? ये केवल कब संभव है? जब एक स्टैंड 15 हो और एक स्टैंड, इसका मतलब रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव है या सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव सजेस्ट किसने किया था? प्रूव, सजेस्टेड बाय द, प्रूव्ड बाय द। कैसे प्रूव है, बात समझ में आई? कैसा डीएनए लिया? हैवी या लाइट? मीडियम क्या है? आया। लिया कैसा? मीडियम। आया। इंटरमीडिएट कब पॉसिबल है? जब एक स्टैंड 15 और एक स्टैंड, मतलब एक तो पेरेंटल बनेगा, एक तो, और दूसरा स्टैंड स्टैंड। सच मोड इज कॉल्ड, सच मोड इज कॉल्ड। डन। सेकंड राउंड। अब हम चलते हैं सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड भी N14 में ही करवाना है। सेकंड राउंड में 20 मिनट का टाइम लगेगा। यहां कितने स्टैंड है? यहां भी। पहले हम इन चारों स्टैंड को अलग कर लें। ये कौन सा स्टैंड है? 15। ये, हाँ, ये बच्चे कौन सा हुआ? 14। ये भी। जो नया स्टैंड बनेगा वो 14 होगा या 15 होगा? बनाओ नया स्टैंड। हाँ, ये जो नया स्टैंड बना है ये वाला, ये वाला, ये वाला, कितने डीएनए बन गए? कितने डीएनए बन गए? 4 डीएनए में चेक करो, 4 डीएनए में चेक करो कितने लाइट है और कितने इंटरमीडिएट है। 4 डीएनए में से 2 तो क्या है, 2 क्या है, और हैवी। लाइट कितने हैं? इंटरमीडिएट, हैवी। क्या मैं कहता हूं लाइट और इंटरमीडिएट इक्वल रेशियो में आए? लाइट और इंटरमीडिएट, क्या कहते हैं, पहले राउंड में 100% इंटरमीडिएट है। क्या कहते हैं, सेकंड राउंड में लाइट और इंटरमीडिएट इक्वल रेशियो में आए। पहले 20 मिनट में कितने डीएनए बने? अगले 20 मिनट में, 20 मिनट में तो 40 मिनट में। यहां तक का काम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ठीक है, और 80 मिनट तक का पूछा हुआ है। 80 मिनट तक का वो भी कर लेते हैं पूरा। थर्ड राउंड, थर्ड राउंड भी आपको N14 में ही करवाना है। किसमें करवाना है? फिर से 20 मिनट का टाइम लगेगा। बताओ कितने डीएनए बनेंगे? इससे कितने बनेंगे? 2 में से लाइट, इंटरमीडिएट। इससे कितने बनेंगे? दोनों। इससे दोनों। इससे 2 में से, तो कितने डीएनए बन गए? 8 डीएनए में से, 8 डीएनए में से कितने डीएनए लाइट हैं, कितने डीएनए इंटरमीडिएट हैं, कितने डीएनए हैवी हैं? कोई डाउट? एक राउंड और लेंगे, ठीक है,
फिर से 20 मिनट का टाइम लगेगा। फिर से कितना टाइम लगेगा? कितने डीएनए बन गए? 16 डीएनए में से 16 डीएनए में से लाइट कितने हो जाएंगे? है इंटरमीडिएट, हैवी। लाइट कितने हो गए? इंटरमीडिएट, हैवी। ये 6 डीएनए कैसे? इन 6 से कितने बनेंगे? 12 के 12। ये कितने हैं? 2 से कितने बनेंगे? 4 में से लाइट, इंटरमीडिएट। तो कुल मिला के लाइट, इंटरमीडिएट, हैवी। पहले 20 मिनट में कितने डीएनए बने? अगले 20 मिनट में, अगले 20 मिनट में, अगले 20 मिनट में। अब तो 20 मिनट में, शुरू से 20 मिनट में, 40 मिनट में, 60 मिनट में, 80 मिनट में, 100 मिनट में। आपको हो सकता है क्वेश्चन टाइमर दे दे। क्वेश्चन ने दे दिया 100 मिनट। क्या दे दिया? 100 मिनट का मतलब कितने राउंड ऑफ रेप्लिकेशन? कैसे निकाल लेंगे? समझ गए सारे? हो सकता है कि क्वेश्चन आपको राउंड ऑफ रेप्लिकेशन बता दे। अदरवाइज क्या कर सकता है, क्वेश्चन आपको राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ना बता के आपको क्या देगा? टाइमर दे देगा। जैसे एनसीईआरटी ने आपको क्या दे रखा है? टाइमर। क्या दे रखा है कि 80 मिनट में कितने बनेंगे। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा 80 मिनट में कितनी जनरेशन आई। कितनी? 4। कैसे आई 4? डिवाइड बाई, क्यों? एक जनरेशन को बनने में, एक जनरेशन को बनने में ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का बाइनरी फिजन पूरा होने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट में से 20 मिनट में से 18 मिनट में तो क्या होगा? रेप्लिकेशन। 18 मिनट में क्या होगा? और 2 मिनट में अदर एक्टिविटी। 2 मिनट में, क्यों? सेप्टम भी तो बनेगा ना। पहले रेप्लिकेशन होगा और रेप्लिकेशन के बाद सेप्टम भी तो बनेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 20 मिनट। इनमें से रेप्लिकेशन, कुछ एक बच्चों की एनसीईआरटी में हो सकता है कि यहां 18 की जगह 38 मिनट दिया हुआ हो। किसी किसी बच्चे की एनसीईआरटी में ये हो सकता है पुराना डेटा 38 मिनट था। क्या था? उसको करेक्शन करके 18 मिनट कर दिया गया। 18 मिनट। अगर किसी की एनसीईआरटी में बाई चांस 38 मिनट अभी भी है तो वो करेक्शन करके उसको 18 मिनट कर लेगा। क्या कर लिया करेक्शन करके? डन। अब दोबारा देखेंगे, पूरे बोर्ड पे आएंगे। आपने अब यहां पर स्टार्टिंग डीएनए कौन सा लिया? पहले राउंड के बाद हैवी कितने? सेकेंड राउंड के बाद, थर्ड राउंड के बाद, फोर्थ राउंड के बाद। अब क्वेश्चन का हिंट क्या है कि जो डीएनए आप स्टार्टिंग में लोगे वो डीएनए नहीं बनेगा। आपने स्टार्टिंग में क्या लिया? पहले राउंड के बाद हैवी, सेकंड के बाद, थर्ड के बाद, फोर्थ के बाद। तो जो भी आप स्टार्टिंग में लेंगे वो, अगर हैवी लिया है तो हैवी नहीं बनेगा, लाइट लिया तो। इंटरमीडिएट चेक कर लो, 2 ही है। पहले राउंड के बाद इंटरमीडिएट, सेकंड के बाद, थर्ड के बाद, फोर्थ के बाद इंटरमीडिएट, 2 ही लेंगे। बाकी जितने भी बच गए वो सारे क्या होंगे? जो आपका मीडियम है। यहां आपका मीडियम क्या है? तो चेक कर लो सारे क्या है। हो सकता है यार क्वेश्चन उल्टा कर दे। हो सकता है क्वेश्चन लाइट को हैवी में करवा दे। लाइट को कर लोगे तो जो भी आप स्टार्टिंग में लेंगे, इनिशियल में जो लेंगे वो कितना? 0। इंटरमीडिएट। बाकी जो भी रह गया वो आपका
शशांक, क्लास में नींद लेते हो क्या तुम बेटा? डीजीसी में क्या बताएंगे? लाइट हैवी, थोड़ा बड़ा लिखिए, 100/20 क्या निकाला है? रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना बेटा आराम से रात को बैठ के ना, उसमें दिख जाएगा सर। हर चीज में समस्या इस बच्चे को। एनसीईआरटी चेक करने सारे बच्चे ना, 18 लिखा होना चाहिए सबके। अगर 38 है किसी में, करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है? लगभग 18 मिनट हो चुके हैं। कई बार को तो पुराना लोड जो होता है ना एनसीईआरटी का, वो मार्केट में आ जाता है कई बार बाई चांस, है ना? तो हो सकता है उसमें 38 मिनट आपको लिखा हुआ मिल जाए, उसको चेक कर लेना। कोशिश तो ये रखो कि एनसीईआरटी का पुराना लोड ना लो, 2020 या 21 का ही प्रिंट लो। जब भी लो ना, एडिशन चेक कर लो, 20 का या 21 का होना चाहिए, उसे पुराना नहीं होना चाहिए। अभी बेचने के चक्कर में 2015-16 के प्रिंट बेच देते हैं अभी भी, है ना? चेक कर ला करो, ज्यादा पुराना प्रिंट नहीं होना चाहिए कभी भी। क्वेश्चन, what will be the percentage of L, H and I DNA? What will be the percentage of L, H and I DNA after 100 minute? After 100 minute, if पहला क्वेश्चन, लाइट DNA is replicated in the heavy medium. हाँ बच्चे, लाइट DNA is replicated in heavy medium. सॉल्यूशन, हमें टाइम कितना दिया है? 100 मिनट। तो 100 मिनट का मतलब, 100 मिनट का मतलब कितनी जनरेशन आ गई? 5। कैसे आ गई 5? एक जनरेशन में 20 मिनट, तो 100 मिनट जनरेशन 5। अगर 5 जनरेशन आ गई तो नंबर ऑफ DNA 2 की पावर 5 कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। चलो अब 32 में से कितने लाइट? क्यों? स्टार्टिंग में क्या लिया है? तो लाइट हमारा, इंटरमीडिएट हमारा और हैवी हमारा। कर लोगे डायरेक्ट बोर्ड पर। हमने शुरुआत कहां से की है? लाइट से किया ना। बोर्ड पर देखो, पहला राउंड कौन से मीडियम में होगा? तो ये दोनों N14 आपके अलग हो जाएंगे। जो आपका नया बनेगा वो क्या बनेगा? 15। क्या बनेगा? तो पहले राउंड के बाद पहले राउंड का कितने DNA बन गए? दोनों ही क्या है? अब सेकंड राउंड करके देख लो, ये दोनों स्टैंड अलग हुए, ये दोनों भी। ये कौन सा है? 14, 15, 15, 14। नया कौन सा बनेगा? क्यों, मीडियम क्या आपका? तो नया कौन सा बनेगा? चलाते रहो। ये क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। ये क्या बनेगा? बाकी सब क्या बन जाएंगे? कहीं लाइट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। दूसरा पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, इफ इंटरमीडिएट DNA is replicated, if intermediate DNA
is replicated in the light medium. Intermediate DNA is replicated in the light medium. हाँ बच्चे बोर्ड पर देखो क्या दिया अब आपको, इंटरमीडिएट डीएनए, मतलब के एक स्ट्रैंड 14 और एक मीडियम कैसा है, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। ये स्ट्रैंड हमारा 14, ये हमारा मीडियम कैसा है 14, तो जो भी नया स्ट्रैंड बनेगा वो कौन सा बनेगा 14। तो पहले राउंड के बाद कितने डीएनए बन गए, दो में से लाइट इंटरमीडिएट। सेकेंड राउंड में ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, कौन से दोनों स्ट्रैंड 14, जो नया बनेगा वो भी 14। चलिए इधर है, ये दोनों स्ट्रैंड भी अलग हुए, ये कौन सा है 14, ये 15 14, नया कौन सा बनेगा, कितने बन गए टोटल 4 में इंटरमीडिएट लाइट, चलते जाओ इंटरमीडिएट एक ही रहेगा, कितना रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे जो आपका मीडियम है, जो आपका, तो आंसर बताओ मेरे को, इंटरमीडिएट एक और लाइट हैवी, आई बस में डायरेक्ट, कोई टाइम वेस्ट नहीं। अगर आपका इनिशियल लाइट या हैवी है, ध्यान दो, अगर आपने स्टार्टिंग में लाइट या हैवी लिया है, लाइट या, तो आपका इंटरमीडिएट कितने रहेंगे 2, बाकी क्या रहेंगे जो आपका मीडियम है। डन। अगर आपका इनिशियल इंटरमीडिएट है, इनिशियल, तो फिर इंटरमीडिएट क्या रहेगा, बाकी क्या रहेंगे जो भी आपका मीडियम है, जो भी आपका, तुरंत निकाल दोगे आंसर, ये तो एक तरीका और है, शॉर्टकट यूज करना है तो ठीक है, एक पेज भरेगा मत, आराम से कर लेना, लॉन्ग कट ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन बोर्ड पर, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है। प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, लीनियर या सर्कुलर, और ये यूकैरियोटिक डीएनए है, कैसा होगा, लीनियर या सर्कुलर। अब हमें इनका रेप्लिकेशन करना है, क्या इनका करना है, रेप्लिकेशन हमेशा हमेशा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर ही स्टार्ट होता है, इन्हें कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं इन्हें, बोर्ड पर बेटा मैं सब अपने लिखा दूंगा। ये ORI क्या है, नहीं फुल फॉर्म नहीं पूछी जी, नहीं है बच्चे, ये ORI एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। ये स्पेसिफिक होने के साथ साथ एक कंजर्व्ड सीक्वेंस है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन कहीं और से स्टार्ट। यदि किसी आरएनए सॉरी डीएनए में यदि किसी ये ORI ना हो तो वो रेप्लिकेट करेगा या नहीं करेगा, क्या रेप्लिकेशन के लिए ORI का होना अत्यंत आवश्यक है या नहीं है, कम से कम कितनी ORI होना चाहिए, कम से कम। लेकिन यूकैरियोट में सिंगल ORI है या यूकैरियोट में मल्टीपल ORI, प्रो में यू में, प्रो में यू में, क्यों लाला सिंगल से मल्टीपल क्यों आया, कि अगर हम प्रो को यू से कंपेयर करें तो क्या मैं कह दूं प्रो के कंपेयर यू में बेस पेयर का नंबर बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा है तो रेप्लिकेशन में लगने वाला टाइम भी
तो उसको रिड्यूस करने के लिए सिंगल ओआरआई रखा या मल्टीपल ओआरआई कर दिया। अगर रेप्लिकेशन में टाइम ज्यादा लगा, रेप्लिकेशन में टाइम, तो एस फेज शॉर्ट हुई या प्रोलोंग हुई? एस फेज जितनी प्रोलोंग होगी, टोटल डिवीजन में लगने वाला टाइम, तो डिवीजन का रेट बढ़ेगा, कम हो जाएगा। क्या इसका सीधा सा इफेक्ट ग्रोथ रेट पर आएगा? नहीं आएगा। तो क्या किया, टाइम को बढ़ाया गया, टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश की गई। तो सिंगल ओआरआई किया या मल्टीपल ओआरआई कर दिया? सिंगल ओआरआई को यहां एनसीईआरटी की एक लाइन है, वो वैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की लाइन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम एक वेक्टर या व्हीकल मॉलिक्यूल काम लाते हैं। वेक्टर या व्हीकल क्या है? वेक्टर या व्हीकल एक डीएनए मॉलिक्यूल है। क्या है? एक जिसके साथ हमें अपना डिजायर्ड जीन जोड़ना, और डिजायर्ड जीन को जोड़कर इसे हमें होस्ट में भेजना है। डिजायर्ड जीन जोड़कर कहां भेजना है? भेज दिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो जीन हमने होस्ट में भेजा है, यहां होस्ट में इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए मैंने इस होस्ट सेल को कल्चर करवाया। क्या करवाया? कल्चर करवाऊंगा तो क्या होस्ट सेल का नंबर इंक्रीज होगा या नहीं होगा? जब होस्ट सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो क्या सभी होस्ट सेल में भी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर किसी होस्ट सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया तो क्या वहां प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का रेप्लिकेशन होना चाहिए? आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसके साथ जोड़ा है? वेक्टर के साथ। तो इसका रेप्लिकेशन कब होगा? जब वेक्टर का रेप्लिकेशन होगा। और वेक्टर को रेप्लिकेशन करने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम कितने ओआरआई? यदि ओआरआई नहीं है तो वो वेक्टर किसी काम का है या नहीं है? तो ओआरआई का होना बहुत कम से कम यू में एक है या मल्टीपल है? प्रो में तो, बड़ी यू में, प्रो में तो, बड़ी यू में। तो ओआरआई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कम से कम। ये एक कंजर्व्ड सीक्वेंस है, ये एक, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज, अगर इसमें चेंज आ गया, ये काम करेगा, काम करना बंद कर देगा। तो डीएनए कभी भी रेप्लिकेट, तो रेप्लिकेट करने के लिए ओआरआई का होना बहुत, एटलीस्ट, हाँ 1 से ज्यादा हो तो वेल एंड गुड, 1 से ज्यादा हो तो, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक तो। रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट, रेप्लिकेशन always start at a specific point of the DNA molecule which is called ORI. Replication always start at a specific point of the DNA molecule which is called ORI. This ORI is a highly specific. This ORI is a highly specific and conserved sequence. Next line. At least one ORI must be present into the DNA
at least one ORI must be present into the DNA. Prokaryotic DNA have single whereas eukaryotic DNA have multiple ORI. हाँ बच्चे, प्रो में सिंगल या मल्टीपल और यू में, याद रखना ना, अंडरलाइन कर लेना, प्रो में सिंगल और यू में मल्टीपल बना लीजिए। प्रो में सिंगल और यू में मल्टीपल। जीन इज द part of the DNA having the message of polypeptide chain in generally जो definition है ना, या फिर जीन वो पार्ट है जो कुछ ना कुछ बनाता है। ओआरआई क्या बना रहा है? हालांकि जीन की डेफिनेशन बहुत बदल गई बाद में, अभी तक ओआरआई को जीन कंसीडर नहीं किया गया। अरे जीन में तो टाइम टू टाइम खूब डेफिनेशन आती गई, आज जीन की कोई डेफिनेशन थोड़ी बची है पर्टिकुलर है, जिसके जो मन में आया उसने जीन की डेफिनेशन दे दी। आज जीन की डेफिनेशन में बहुत चेंजेस आ गए। चलिए अब ये बताइए मेरे को, डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड? दोनों स्ट्रैंड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डबल स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंड है? दोनों स्ट्रैंड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? क्या रेप्लिकेशन के लिए दोनों स्ट्रैंड को अलग करना जरूरी है क्या? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना जरूरी है क्या? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए हम यहाँ टेम्परेचर को हाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते लाला। क्यों? ये आपका इन विवो सिस्टम है, इन विट्रो है। क्या है? टेम्परेचर चाहिए 90 से 95। हाँ करते हैं हाई? नहीं करते हैं? क्या हाई किया जा सकता है? क्या टेम्परेचर से काम कर सकते हैं? तो यहां टेम्परेचर से काम करेंगे या एंजाइम? कौन सा एंजाइम चाहिए? हेलिकेज का कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम। कौन है? और हेलिकेज को काम करने के लिए चाहिए एटीपी। क्या चाहिए? ये हेलिकेज क्या करेगा? ये हेलिकेज इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जुड़े रहेंगे या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होने लगेंगे? जब ये अलग होने लगेंगे तो क्या एक वाई शेप मॉडल दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। वो वाई शेप मॉडल क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहलाएगा? कैसा है डीएनए? डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड? कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? क्या दोनों स्ट्रैंड का अलग होना जरूरी है? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना जरूरी है? क्या टेम्परेचर से तोड़ा जा सकता है? टेम्परेचर लो चाहिए, बहुत हाई चाहिए? क्या लिविंग सिस्टम में इतना टेम्परेचर करना पॉसिबल है? अगर इन विट्रो होता तब तो टेम्परेचर हाई। पीसीआर वाज द इन विवो इन विट्रो। तो क्या पीसीआर में हाई टेम्परेचर से काम किया जा सकता है? बट लिविंग सिस्टम में हाई टेम्परेचर से काम करना पॉसिबल? तो टेम्परेचर हाई करेंगे या एंजाइम की हेल्प लेंगे? क्या नाम है एंजाइम का? हेलिकेज का कोफैक्टर कौन है? इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? तो क्या मैं कह दूं एनर्जेटिकली हाईली एक्सपेंसिव है? एनर्जेटिकली क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए क्या? क्या अब ये टेम्पलेट का काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या इस टेम्पलेट पर अब डीएनए का एक नया स्ट्रैंड बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे?
क्या दोनों स्ट्रैंड को अलग करना जरूरी था या नहीं था? इसका मतलब टेम्पलेट हमारा सिंगल स्ट्रैंड होना चाहिए या डबल स्ट्रैंड? टेम्पलेट क्या होना चाहिए? और डीएनए कैसा है, कौन से बॉन्ड से जुड़े, वो तोड़ना बहुत, टेम्परेचर हम काम ला, तो किसकी हेल्प लेगी? नाम क्या है, कोफैक्टर कौन है, और इसे क्या चाहिए? तो लमसम भाषा में कहते हैं एनर्जेटिकली हाईली एक्सपेंसिव। एनर्जेटिकली एनी डाउट? राइट डाउन पहली हेडिंग, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। लिखेंगे हेलिकेज एंजाइम हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, हेलिकेज एंजाइम helps in this process which breaks the hydrogen bond due to which both strands start to separate from each, due to which both strands start to separate from each other, thus a Y-shaped model is formed. Shape model is formed called replication fork. Next line. Activity of helicase is ATP dependent. Activity of helicase is ATP dependent. Thus, energetically, it is a highly expensive process. Energetically, it is a highly expensive process. Underline. Energetically, it is a highly expensive process. क्यों है बच्चे expensive? क्यों हेलिकेज को काम करने के लिए एटीपी चाहिए, तो एनर्जेटिकली एक्टिव तो है ही है, हाईली बना लो। ओके, बोर्ड पर। अब ये जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गया, बोर्ड पर देखना क्या बन गया हमारा, बन गया ना। क्या ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रिजिड होता है या फ्लेक्सिबल होता है? फ्लेक्सिबल होने के कारण क्या ये खुद पर फोल्ड हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता? हो सकता है। और अगर आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस आ जाते हैं तो क्या फिर से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके तो यहां हमें एक हेयर
पिन लूप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अगर ये हेयर पिन लूप बन गया, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का रीफॉर्मेशन हो गया, तो नया स्ट्रैंड बनना पॉसिबल है या नहीं है? क्यों नहीं है? अब न्यूक्लियोटाइड लाके कहां जोड़े? जोड़ पाएंगे नहीं जोड़ पाएंगे? न्यूक्लियोटाइड लाके तो नया स्ट्रैंड बन पाएगा नहीं बन पाएगा? तो ये बताओ कि केवल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है या इसके रीफॉर्मेशन को रोकना भी है? केवल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है या सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबल भी बनाना है? स्टेबल भी तो, अगर सिंगल स्ट्रैंड खुद पर फोल्ड हो जाता है, अगर सिंगल स्ट्रैंड, तो क्या वो टेम्पलेट का काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा? तो अब इसे स्टेबल बनाने का काम कौन करेगा? या कह दो अब इसे हाइड्रोजन बॉन्ड के रीफॉर्मेशन से कौन रोकेगा? एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है SSB। क्या नाम है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। बोलो, नाम में काम छिपा हुआ है। नाम दोबारा बोलो। जो सिंगल स्ट्रैंड से आकर, क्या ये इसे खुद पर फोल्ड होने देगी नहीं होने देगी? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड का रीफॉर्मेशन होने देगा नहीं होने देगा? तो क्या आराम से टेम्पलेट का काम कर पाएगा? केवल हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है या उसके रीफॉर्मेशन को रोकना भी है? तोड़ेगा कौन और रीफॉर्मेशन कौन रोकेगा? तोड़ेगा कौन और रीफॉर्मेशन कौन रोकेगा? क्या SSB पूरी लेंथ पर आकर डिपॉजिट हो गया नहीं हो गया? तो क्या ये सिंगल स्ट्रैंड को खुद पर फोल्ड होने देगा नहीं होने देगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड का रीफॉर्मेशन, तो क्या आराम से अब ये टेम्पलेट का काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? सेकंड पॉइंट, स्टेबिलिटी टू सिंगल स्ट्रैंड DNA। This single strand DNA, this single strand DNA can fold upon itself. This single strand DNA can fold upon itself to form a hairpin loop. To form hairpin loop that is unable to work as a template. That is unable to work as a template. Next line. SSB protein prevent formation of this hairpin loop. SSB protein prevent formation of this hairpin loop, bracket में reformation of hydrogen bond, reformation of hydrogen bond. डन? ये दोनों पहले दिखाएंगे हेयरपिन लूप बनने के चांस है, और फिर दिखाएंगे कि हेयरपिन लूप बनने नहीं देना है, हेयरपिन लूप को बनने से रोकना है। पहले दिखाएंगे हेयरपिन लूप बनने का चांस होगा, और फिर दिखाना है हेयरपिन लूप बनने से रोकना है। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन।
अब आओ बोर्ड पर, देखो ये हमारा डबल स्ट्रैंड हेलिकली कॉइल्ड डीएनए, बोर्ड पर यहां ये ORI है। कौन है ये? ORI को रिकॉग्नाइज करने के बाद में हेलिकेज ने अपना काम शुरू किया। एक हेलिकेज अपना काम करता हुआ इस साइड आ रहा है, जा रहा है, तो ये हेलिकेज क्या कर रहा है? इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जा रहा है, तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और एक हेलिकेज इधर जा रहा है, ये भी क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से। तो यहां तक पहला पॉइंट बताओ, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? ORI की रिस्पेक्ट में प्रोसेस एक तरफ बढ़ रही है या दोनों तरफ बढ़ रही है? हम बच्चे ये हाफ पार्ट स्टडी करते हैं, एक हाफ को देखो, क्या एक हाफ आपको वाई शेप दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? वास्तव में वाई शेप मॉडल बनता है या रेप्लिकेशन बबल बनता है? कभी फॉर्क नहीं बनता। क्या बनता है? हाफ पार्ट में समझते हैं, हाफ पार्ट में क्या दिखाई देगा? फॉर्क। क्या दिखाई देगा? वास्तव में फॉर्क बनेगा या बबल बनेगा? क्या बनेगा? यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है? यहां तक क्लियर? अब देखो ये कौन है? हेलिकेज जैसे जैसे अनवाइंडिंग का काम करेगा, जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ता जाएगा, तो डीएनए के अंदर ये जो टर्न है, ये जो वो टर्न लाला खत्म नहीं होते, वो टर्न खत्म नहीं होते। घर पे जाके ना एक वायर लेके खुद करके देखना, ये इलेक्ट्रिक वायर आती है ना 2 कोर वाली, है ना, आप दोनों कोर को अलग करके देखना, जैसे जैसे आप अलग करोगे ना, तो वो टर्न खत्म नहीं होंगे, वो टर्न फ्रंट में शिफ्ट होंगे। खत्म होंगे या फ्रंट में शिफ्ट होंगे? खत्म नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं खत्म हो पाएंगे? फ्री एंड नहीं है। फ्री एंड, अगर फ्री एंड होता तब तो वो टर्न खत्म होते, लेकिन फ्री एंड है या नहीं है, तो वो टर्न खत्म हो गए या एंड में शिफ्ट हो गए? इसको उठाना। हम्म, हैं? अच्छा बाहर आ जा, इधर आ जा। अच्छा जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। अच्छा कपड़े भी खोल रखे हैं, चल रेस्ट कर वहां जाके। हाँ, वो टर्न खत्म होंगे कि आगे शिफ्ट हो गए? तो आगे शिफ्ट होने से, आगे शिफ्ट होने से ये जो आगे वाला एरिया है, ये जो इस आगे वाले एरिया में पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ टन एक्स्ट्रा हो गए। नंबर ऑफ टन, अगर यहां नंबर ऑफ टन एक्स्ट्रा हो गए, नंबर ऑफ टन एक्स्ट्रा हो गए, तो इस आगे वाले पार्ट में क्या आ गई? सुपर कॉइलिंग। बात समझ में? इसका भी अपन 3D व्यू भी चेक करेंगे कैसे सुपर कॉइलिंग आती। आगे वाले पार्ट में क्या आ गई? सुपर कोलिंग। अब ये सुपर कोलिंग इतनी टाइट हो जाती है, इतनी टाइट हो जाती है कि हेलिकेज का काम करना मुश्किल हो जाता है। हेलिकेज का काम करना, तो जब तक ये सुपर कोलिंग नहीं हटाएंगे तब तक हेलिकेज काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस सुपर कोलिंग को हटाने के लिए अब कौन आएगा? टोपो आइसोमेरेज। कौन आएगा? इसे कहा जाता है कट एंड रीजॉइन। क्या कहेंगे? तो अब इस एरिया में, इस एरिया में कौन सा एंजाइम आकर जुड़ेगा? वो क्या करेगा लाला? यहां कट लगाएगा। क्या लगाएगा? जैसी कट लगेगा, फ्री एंड आता गया। कट लगते ही और जैसी फ्री एंड हाथ आ गया, वो सुपर कॉलिंग रहेगी या खत्म हो जाएगी? और जैसी सुपर कॉलिंग खत्म हुई, दोनों एंड को फिर से आपस में, तो ये केवल कटिंग करेगा, रीजॉइनिंग करेगा, दोनों ही काम करेगा। तो क्या कहते हैं इसे हम? कट एंड रीजॉइन।
क्या कहते हैं इसे हम, क्या कहते हैं इसे हम? हेलिकेज ने कौन सा बॉन्ड तोड़ा? तो फिर ये कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? गुड, ये हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा। तो टोपोइसोमेरेज कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? क्योंकि आप लाला जब तक एक स्ट्रैंड को कट नहीं करोगे तब तक आपको फ्री एंड, और जब तक फ्री एंड नहीं मिलेगा तब तक सुपर कोलिंग खत्म, और जब तक सुपर कोलिंग खत्म नहीं होगी तब तक अनवाइंडिंग अब पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा हो चुके हैं। नंबर ऑफ टर्न, तो जब तक वो टर्न खत्म नहीं होंगे तब तक कहानी आगे बढ़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगी। अब एक बात बताओ, सुपर कोइलिंग थी या सुपर कोइलिंग आ गई? थी नहीं, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज की एक्टिविटी के कारण सुपर कोइलिंग आई है। सुपर कोइलिंग थी या आ गई? किसके कारण? किसके कारण? क्लियर? अब ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका रेप्लिकेशन बबल बनकर तैयार है। अब आपका ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, क्या दोनों के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे या नहीं करेंगे? क्या इन पर एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा? नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने का काम कौन सा एंजाइम करेगा? लेकिन डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि ये कभी भी प्रोसेस को इनिशिएट, इसको हमेशा काम करने के लिए फ्री 3-OH चाहिए। हमेशा क्या चाहिए? हमेशा क्या चाहिए? चेक करो इस बबल में कहीं पर भी फ्री 3-OH है या नहीं है? चेक कर लो आराम से, है या नहीं है? अगर वो फ्री 3-OH नहीं है तो क्या डीएनए पॉलीमरेज काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा? और अगर डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा तो क्या नया स्ट्रैंड बनेगा या नहीं बनेगा? अब क्या करें? वो फ्री OH कहां से लें? अच्छा बताओ, यहां फ्री OH क्यों नहीं है? डीएनए में कौन सी शुगर थी? डीऑक्सीराइबोज में कितने OH ग्रुप थे? तीनों के तीनों कंज्यूम हो गए थे। वो तीन कहां थे? 1/3 एंड द 5। 1 पे नाइट्रोजन बेस जुड़ चुका था, 5 पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया था, और 3rd पे न्यूक्लियोटाइड आकर कहीं पर भी फ्री OH ग्रुप है या नहीं है? तो डीएनए पॉलीमरेज काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा? पॉलीमरेज काम, और जब तक पॉलीमरेज काम नहीं करेगा तब तक रेप्लिकेशन, तो OH कहां से लें? प्रॉब्लम कहां है, बात समझ गए? तो उस OH को लाने के लिए, OH को लाने के लिए यार यहां बना एक प्राइमर। हाँ लाला, कौन बना? एक ये प्राइमर का 5' एंड, ये प्राइमर का 3' एंड। और याद करो सारे बच्चे, 3' एंड पर क्या होता है? अब OH आ गया या नहीं आ गया? तो अब डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा या नहीं करेगा? जब तक प्राइमर नहीं आएगा, जब तक प्राइमर नहीं आएगा तब तक OH काम करेगा नहीं करेगा? इस प्राइमर को बनाने का काम कौन करता है? प्राइमेज। कौन करता है? ये प्राइमर क्या है लाला? ये प्राइमर आरएनए है। क्या है प्राइमर? तो प्राइमेज क्या है? प्राइमेज इज ए आरएनए पॉलीमरेज। प्राइमर क्या है? आरएनए। तो प्राइमेज क्या है? आरएनए। इसका मतलब जब तक आरएनए नहीं बना, जब तक, तब तक रेप्लिकेशन भी स्टार्ट। जब तक आरएनए नहीं बनेगा तब तक रेप्लिकेशन भी स्टार्ट। मतलब आरएनए के बिना डीएनए का रेप्लिकेशन भी पॉसिबल। मतलब आरएनए के बिना सेल में कुछ भी पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल। डीएनए रेप्लिकेशन में पहले आरएनए बनेगा या पहले डीएनए बनेगा? जब तक आरएनए नहीं बन जाता तब तक डीएनए भी बनना शुरू। प्राइमर क्या है? ये प्राइमर 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। किसका बना है? और इस प्राइमर के पास एक फ्री 3-OH ग्रुप है। ये प्राइमर का कौन सा एंड? ये। तो ये क्या आ गया? क्या अब OH अवेलेबल हो गया? नहीं हुआ। अब अगर OH अवेलेबल हो गया
अब डीएनए पॉलीमरेज काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अब डीएनए पॉलीमरेज काम अब डीएनए पॉलीमरेज काम क्या डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए हमेशा प्राइमर की जरूरत होगी या नहीं होगी? सोच लो, पक्का होगी? श्योर? डन? सब बच्चे पढ़कर आए हो, सब बच्चे पढ़कर आए हो। पीसीआर के अंदर क्या प्राइमर को भी मिलाना पड़ता है, नहीं मिलाना पड़ता? प्राइमर भी मिलाना। जब तक प्राइमर नहीं डालेंगे तब तक डीएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू, क्योंकि पॉलीमरेज को काम करने के लिए फ्री ओएच चाहिए, और वो ओएच कौन देगा? प्राइमर। ओएच कौन देगा? ओएच कौन देगा? यहां तक कोई डाउट बोलो? लिख लिया यहां तक? थोड़ा सा थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग। रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग। because of the activity of helicase enzyme, because of the activity of helicase enzyme, a supercoiling is introduced. A supercoiling is introduced in front of the replication fork. A supercoiling is introduced in front of the replication fork due to which unwinding become impossible. Due to which unwinding become impossible. This supercoiling is removed by the topoisomerase. This supercoiling is removed by the topoisomerase, which is commonly called cut and rejoin enzyme. Commonly called cut and clear. Next, fourth step, formation of primer. लिखेंगे डीएनए polymerase enzyme is unable to initiate replication. It always required a free OH group for its activity. It always required a free OH group for its activity. This OH is provided by the RNA primer. This OH is provided by the RNA primer. This OH is provided by the RNA primer. ये OH कौन अवेल करवाएगा? RNA। ये वाला डायग्राम, ये वाला नहीं, ये वाला, वो नहीं, उसमें भी कंटिन्यू चलेगा वो। हम डायग्राम तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे ना, वास्तव में फोर्क होता ही नहीं, फोर्क होता है या बबल होता है, बट एनसीईआरटी का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो समझ उसी के अकॉर्डिंग पड़ेगा ना।
क्लास टाइमिंग चेंज होगी ना अपनी। अब कब तक है क्लास? 4:40, 15 मिनट अपने पास है ना। अब आओ रे, अब तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या जहां तुम सबसे ज्यादा परेशान होते, कंटिन्यूअस एंड द डिसकंटिन्यूअस ट्रेंड। कुछ भी नहीं है, बबल पे ध्यान दो सारे। डन। अब एक बात बताओ सारे बच्चे मेरे को, छोटी सी बात है, बिल्कुल आराम से बताना, रिलैक्स हो गए। केवल इस स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन करना है या इसका भी करना है? तो इसमें भी प्राइमर चाहिए या नहीं चाहिए? चलो प्राइमर लगा ले। ये लो बच्चे, यहां ये प्राइमर लगा लेते अपन, है ना। तो ये प्राइमर का कौन सा एंड? 5' तो ये, और 3' एंड पर OH है। अब छोड़ दो सारा काम, 1 मिनट की कहानी, तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, है ना। ये 3' एंड पर OH अवेलेबल हो गया। तो अब आया एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। हाँ, कौन आया? वो किस फॉर्म में आएगा? मोनोफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट? यहां पर ये प्राइमर है, क्या है ये कौन सा एंड है? ये कौन सा एंड है? 3' एंड पर क्या है? ये 2 फॉस्फेट बॉन्ड, क्या निकलेगी? उस एनर्जी की हेल्प से ये फॉस्फेट 3' एंड पर जुड़ गया, तो ये OH खत्म हो गया। इस न्यूक्लियोटाइड के 3rd एंड पर OH है, नया न्यूक्लियोटाइड आया। कौन आया? प्रोसेस रिपीट हुई, ये इसका जुड़ गया, और यहां फिर से 2B। तो क्या अब एक नई DNA चेन बनना स्टार्ट हो गई या नहीं हो गई? तो ये जो लास्ट का एंड है, कौन सा एंड आ गया? 3' एंड पर क्या है? 2B। नाम दो, कंटिन्यूअस ट्रेंड और डिसकंटिन्यूअस, 1 प्राइमर और मैनी प्राइमर। ये फॉर्क के साथ साथ जाएगा या फॉर्क से दूर जाएगा? फॉर्क के साथ साथ, फॉर्क के 5 to 3 या 3 to 5। डन। इस पे क्या करें? बोलो, इसमें रेप्लिकेशन किस तरफ आया? इधर आया, लेकिन मेरे को इस पार्ट का रेप्लिकेशन करना है अभी। क्या करूं? इस प्राइमर को पीछे खिसका दूं? पलट दूं? मुंह कर दूं? ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल कभी होते नहीं। तो क्या करें, कैसे करें? इसको इधर ले, चलो यहां से हटा दूं फिर? चलो तुम इतना कह रहे हो तो उसको यहां से हटा देते हैं, बस इसको यहां ले आते हैं अपन। ओके, ये कौन सा एंड? ये रेप्लिकेशन इधर आ गया। अब इस पार्ट का रेप्लिकेशन करो, फिर से इसी को खिसका दूं? दूसरा ले आऊं? ये लो, एक प्राइमर और ले आया, एक प्राइमर और ले आया, मैं ले आया। चलो जी, रेप्लिकेशन हो गया, ये DNA स्टैंड बन गया। तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो बन गया। ये हेलिकेज अपना काम करता हुआ आगे बढ़ गया, बिल्कुल सही जा रहे हो। एक और ले आए, फिर हेलिकेज आगे बढ़ गया, फिर हेलिकेज आगे गया, फिर हेलिकेज आगे गया। तो हो जाओ शुरू, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, 1 प्राइमर मैनी प्राइमर, टुवर्ड द फोर्क अवे फ्रॉम फोर्क, 5 to 3 या 3 to 5? हाँ, 5 to, दोबारा बोलो। डन। अब इस साइड चलो सारे, ये कौन सा एंड है? तो यहां पर तैयार हो सारे? मतलब लाला आपको सारा काम ORI की रिस्पेक्ट में देखना है। किसकी रिस्पेक्ट में? ORI से एक तरफ जाओ, किधर भी चले जाओ,
चलो ORI से इस साइड चलो, ये वाला, चलो ORI से इस साइड जाओ, ORI से एक साइड जाओ, किधर भी चले जाओ जहां का मन हो, एक दूसरा, डन। अब जिधर भी जाओ आपका मन है, कंटिन्यूअस फॉर्क के साथ साथ जाएगा और डिसकंटिन्यूअस फॉर्क से दूर जाएगा, दोनों चेक कर लो। कंटिन्यूअस फॉर्क है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्क से, मतलब ये जो दूसरा स्ट्रैंड है, जो दूसरा स्ट्रैंड है ना, अब इस दूसरे स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा या डिसकंटिन्यूअस बनेगा? क्या यहां छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे? क्या बनेंगे छोटे छोटे? इन फ्रेगमेंट को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये वाला कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस को क्या कहा जाता है? लीडिंग या लैगिंग? वन प्राइमर और मैनी प्राइमर? 5 to 3 या 3 to 5? टुवर्ड्स फॉर्क और अवे फ्रॉम फॉर्क? ये वाला आपका क्या हो गया? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस को क्या कहते हैं? लीडिंग या लैगिंग? वन प्राइमर और मैनी प्राइमर? 5 to 3 या 3 to 5? टुवर्ड्स फॉर्क और अवे फ्रॉम फॉर्क? अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम। एनी डाउट? श्योर? मतलब जिसके आप कंटिन्यूअस कह रहे हो वो वास्तव में पूरा स्ट्रैंड कंटिन्यूअस है या ORI की रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस है? वो पूरा कंटिन्यूअस। आपको ये कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, ये ORI की रिस्पेक्ट में, उधर कंटिन्यूअस है। अब इसमें इधर आ जाओ, इसलिए क्या कहते हैं? ओवरऑल रेप्लिकेशन इज द सेमी डिसकंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? ना तो कंटिन्यूअस है ना ही, बल्कि वो ये सारी बातें किसकी रिस्पेक्ट में? ORI किसकी रिस्पेक्ट में, है ना? अब जैसे मैं आपको ये फोर्क इस तरह से दिखाया मैंने आपको ना, है ना? इस फोर्क में मैंने यहां ये एक प्राइमर बनाया ना, तो प्राइमर में आपका ये रेप्लिकेशन इस साइड आ गया, है ना? अब मैं फोर्क को बबल में बदलूं, डॉटेड में दिखाऊंगा ना, ये लो। अब काम करने की कोशिश करो बच्चे। ये आपका यहां ORI था ना? ORI की रिस्पेक्ट में आप इधर आ गए, तो ये आपका क्या बन गया? कंटिन्यूअस। और ये इधर आपका क्या बन गया? बन गया ना? ये कौन सा एंड है? तो अब उधर चले जाओ, ये वाला क्या बन जाएगा आपका? ये वाला क्या बन जाएगा? ये वाला, मतलब ORI की रिस्पेक्ट में एक तरफ बढ़ो, एक स्टैंड क्या रहेगा? दूसरा स्टैंड। जैसे ही आपने डायरेक्शन को बदला, जो आपको पहले कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा था वो उस साइड क्या बन जाएगा? इसलिए ओवरऑल DNA रेप्लिकेशन। अब बोलो अपने डाउट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को लेकर। ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन रहे हैं ना, इन फ्रेगमेंट को क्या कहा गया? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। हाँ लाला, क्या कहा गया? क्या कहा गया? क्योंकि इन फ्रेगमेंट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ओकाजाकी। किसने बताया था? यहां पर ये इंफॉर्मेशन काफी लंबे टाइम तक ब्लॉक रही थी। एक स्टैंड तो सबको समझ में आ रहा था कंटिन्यूअस कैसे बनता है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस कैसे हो रहा है, दूसरे पर रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, ये समझने में काफी टाइम लग गया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? जबकि रेप्लिकेशन हमेशा 5'2, दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेशन हमेशा। तो एक स्ट्रैंड तो आराम से समझ में आ रहा था कि जहां भी प्राइमर बन गया, जहां भी 3' एंड निकालो, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और तुम अपनी मर्जी से बबल बनाओ, प्राइमर बनाओ, जहां आपको फ्री 3 मिल गया।
हाँ लाला, जहां आपको फ्री वहां से रेप्लिकेशन, पंगा किसका पड़ेगा? दूसरे का। तो दूसरे स्टैंड को समझने में बहुत, इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया ओकाजाकी। किसने? तो उसने क्या बता दिया कि दूसरे स्टैंड पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? छोटे छोटे। तो फ्रेगमेंट को नाम ही क्या दे दिया? नाम ही क्या दे दिया? ये जो नया स्टैंड बनाया है, ये नया स्टैंड बनाना मेनली किसका काम है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। किसका काम है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की पॉलीमराइजेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो तीनों पॉलीमरेज में से हमारा मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज, जिसकी पॉलीमराइजेशन कैपेसिटी कितनी है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। 2000 बेस पेयर। और ये पॉलीमराइजेशन हमेशा हमेशा कैसा करेगा? याद है हमने शुरू में किया था कि विदाउट एनी एक्सेप्शन पॉलीमराइजेशन हमेशा, इसका कोई एक्सेप्शन, चाहे वो लीडिंग है चाहे वो नया स्टैंड, हमेशा 5-2 नया हमेशा। तो आपका टेम्पलेट बेटा हमेशा 3-2 5- हो गया। क्यों? दो स्टैंड कभी पैरेलल तो हो ही। आपका नया किस डायरेक्शन में बन रहा है? तो आपका टेम्पलेट हमेशा क्या हो गया? 3-2। जैसे हमारा ये स्टैंड बन रहा है, ये कौन सा एंड? ये इस साइड चले अपन, तो इसकी फ्रेम रीड करो, क्या जा रहा है? 5-2। तो फिर इसके फ्रेम रीड करके देखो, अब इसमें इस तरफ आ रहे हैं ना, तो इस तरफ आएंगे, इस तरफ इसको रीड करो, तो इसको रीड करने की कोशिश करो। तो आपका टेम्पलेट हमेशा 3-2, और आपका न्यू स्ट्रैंड 5-2। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। आपका टेम्पलेट हमेशा और आपका न्यू स्टैंड हमेशा। लिखेंगे नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। लिखेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए polymerase third is the main polymerizing enzyme its polymerization capacity, its polymerization capacity is the five is the 2000 base pair per second, 2000 base pair per second. It form the phosphoester bond between incoming nucleotide due to which synthesis of new chain start. Next line. Both strand of DNA are anti-parallel. Both strand of DNA are anti-parallel. While
न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन is always formed in 5' to 3' direction. Thus, out of the two strand, on the one strand synthesis is continuous. Thus, out of the two strand, on the one strand synthesis is continuous, while on the other strand, synthesis is discontinuous. Synthesis is discontinuous. ठीक है, हाँ बच्चे अब डायग्राम बनेगा.